आइए जी आइए, स्वागत 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 है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कल आपको याद है हमने सारी चीजें पढ़ ली थी मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी तक। आज बच्चों हम फेवरेट टॉपिक पढ़ेंगे आईसीआई का, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस। एडवांसेस पे हम इनकम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, एसेट को इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और इन पे हम प्रोविजनिंग कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल सिंपल बच्चों टॉपिक है। पहले शायद आपके अकाउंट्स में भी होते थे, अब मुझे पता चला है कि बैंकिंग का चैप्टर हटा दिया गया है, तो अब आपके अकाउंट्स के अंदर नहीं है। तो इसको बिल्कुल एकदम बहुत प्यार प्यार से पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। लो भाई, सबसे पहली बात बच्चों सर मेरी बात को सुनिए। एक एसेट एनपीए, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कब बनता है? जब वो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देता है। कम ऑन, जब वो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देता है। एडवांस पे इनकम होती कब है बेटा? जब वो एडवांस पे इनकम होती कैसे? इंटरेस्ट फॉर्म में। जब उससे इंटरेस्ट आना बंद हो जाए तो बेटा हम बोलेंगे ये हमारे लिए क्या हो गया है? एनपीए। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई इंटरेस्ट एक दिन नहीं आया और तुमने उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया। तुमने उसे भी तो एकदम से बेवफा नहीं बोल दिया था ना। समय लगता है बच्चों समझने में। ऐसे ही बैंक के एडवांसेस को भी समय लगेगा एनपीए बताने में। देखिए, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो है जिसपे इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ओवर ड्यू है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन, हाँ जी, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। 90 दिन से ज्यादा के लिए, कम ऑन, 90 दिन से ज्यादा के लिए अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो गई तो आप बैंक के लिए क्या बन जाते हैं? एनपीए बन जाते हैं। कम ऑन, क्या बन जाते हैं? जल्दी बोलिए। एनपीए बन जाते हैं। सिंपल सिंपल, बिल्कुल टू द पॉइंट। इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन कितने डेज? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। 90 डेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोर देन 90 डेज। तो आपको बच्चों क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दे देंगे कि भाई मिस्टर एक्स का एक लोन है, उनकी एक ईएमआई ड्यू है, ईएमआई को ड्यू है अभी सिर्फ और सिर्फ 45 डेज हुए हैं, बताइए क्या इस लोन को एनपीए डिक्लेयर कर दें? आप बोलेंगे नहीं, अभी आप इसको एनपीए डिक्लेयर मत कीजिए। कब एनपीए डिक्लेयर करेंगे बेटा इसको? जब ये ड्यू हो जाएगा, ओवर ड्यू हो जाएगा फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टर्म लोन। अच्छा जी, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के केस में बच्चों हम लोग कब एनपीए डिक्लेयर करते हैं? अरे मैंने तो इसके थोड़े से नोट्स भी बनाए थे, ये देखो। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के बेसिस पे बेटा, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के बेसिस, कैश क्रेडिट को हम लोग जो है कब एनपीए डिक्लेयर करते हैं? व्हेन इट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर। व्हेन इट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर। मैं इस पे अभी दोबारा आऊंगा, आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, डोंट वरी एट ऑल। आपने जो बिल परचेज किए थे डिस्काउंटिंग के लिए, आपने जो बिल परचेज किए थे जिनकी डिस्काउंटिंग आपने करी थी, बिल डिस्काउंटिंग समझते हैं ना? मेरे पास बिल था, मैंने आपको दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए, आप बाद में बिल इकट्ठे करते रहेंगे। अगर वो ओवरड्यू हो गए फॉर मोर देन 90 डेज तो उनको भी हम लोग क्या बोल देते हैं? एनपीए बोल देते हैं। देखिए, बैंक का मेन बिजनेस है एडवांसेस देना। ये एडवांसेस जब आपके लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देते हैं, हम इन्हें बोल देते हैं एनपीए। लेकिन क्या पहले दिन से ही बोल देते हैं? नहीं बाबू नहीं, हम लोग इंतजार करते हैं। टर्म लोन के केस में हम देखते हैं इफ इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, एनपीए। अच्छा, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के केस में हम लोग देखते हैं कि अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर है तो एनपीए। और बच्चों बिल्स के केस में हम बिल्स के केस में देखते हैं अगर वो मोर देन 90 डेज से ओवरड्यू हो गए हैं तो उनको भी क्या बोल देते हैं? एनपीए। पहला कॉन्सेप्ट हमारा आज का खत्म कि भाई एक जो बैंक के एडवांसेस हैं वो हमारे एनपीए बनते कब हैं? तो डिपेंड करता है कि भाई वो टर्म लोन है, वो सीसी या ओडी है, या फिर बच्चों वो क्या है? बिल्स ओवरड्यू है, राइट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे हम बोलते हैं, बिल्स है, राइट? अब आपके मन में वेव आएगी, सर ये वाला एनपी कब होता है, वो वाला लोन कब एनपी होता है? नथिंग डूइंग। आईसीए ने बोला इसे पढ़ने का है, बस पढ़ने का है, आ जाओ। देन आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा? जब किसी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसके लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसकी सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से ज्यादा है कॉन्टिन्यूसली फॉर 90 डेज। सर सैंक्शन लिमिट क्या होती है? मैक्सिमम लिमिट आप कितना पैसा निकाल सकते हो। ड्रॉइंग पावर, ध्यान सुनिएगा, ड्रॉइंग पावर चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन, मान लीजिए आपने अपने स्टॉक के बेसिस पे हाइपोथिकेशन तो क्लियर है, हाइपोथिकेशन के बेसिस पे आपने लोन लिया है तो आपके स्टॉक की वैल्यू के चेंज होती रहती होगी, कम ऑन, यस और नो? उसके अकॉर्डिंगली बेटा आपकी ड्रॉइंग पावर भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। आप मान लीजिए एग्जांपल में सैंक्शन लिमिट है 50 लाख लेकिन ड्रॉइंग पावर है 40 लाख। ड्रॉइंग पावर जनरली स्पीकिंग हमेशा सैंक्शन लिमिट से क्या रहेगी?
कम रहेगी। ड्रॉइंग पावर आप एक्चुअली में कितना पैसा जो है ड्रॉ कर सकते हो। सैंक्शन लिमिट एक उसके अपर लिमिट होती है कि इससे ऊपर तो किसी भी हाल में आप जा ही नहीं सकते हो। बैंक ने जो आपको प्रॉमिस किया है वो इतने ही अमाउंट का किया हुआ है। ओके, अब मेरी बात सुनिए, अगर आपके लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर एज द केस में भी से ऊपर रहा है कॉन्टिन्यूसली फॉर व्हाट 90 डेज। हाँ जी, कॉन्टिन्यूसली फॉर व्हाट 90 डेज। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर से ऊपर चला कैसे गया जब इससे ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकते थे? बेटा इंटरेस्ट नाम की भी तो एक चीज होती है, बोलो हाँ के ना, कम ऑन यस और नो। तो सिंपल सी बात, आउट ऑफ ऑर्डर सीसीओडी आउट ऑफ ऑर्डर कब होते हैं? जब बच्चों आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सीड कर जाता है सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर से कॉन्टिन्यूसली फॉर कितने डेज? 90 डेज। पहला। दूसरा आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट के अंदर है, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट के अंदर है, लेकिन कोई भी क्रेडिट नहीं आ रहा है अकाउंट में। क्रेडिट नहीं आ रहा है मतलब भैया आपने ना कोई रीपेमेंट नहीं करी है, आपने सीसीओडी ले रखा है, कोई भी आप क्रेडिट नहीं कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली फॉर 90 डेज एज ऑन बैलेंस शीट डेट। इधर देखिए, ये है बैलेंस शीट डेट, इससे पीछे गया मैं 90 दिन तक। इन 90 दिनों में नो क्रेडिट इज देयर, नो क्रेडिट समझ गए, यानी कोई भी अमाउंट आपने रीपे एक बार भी नहीं किया है। आपका बैलेंस वाला तो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम चल रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन भैया हमें इशारा मिल रहा है कि तुमसे हो ना पाएगा, यू हैव नॉट made any credit in your loan account in the last 90 days from the date of balance sheet date. ओके, इन दोनों में से कुछ भी हो गया तो हम आपको आउट ऑफ ऑर्डर मान लेंगे। बोलिए क्या मान लेंगे? आउट ऑफ ऑर्डर मान लेंगे। तीसरा क्राइटेरिया देखिए बच्चों, क्रेडिट्स नॉट एनफ टू कवर इंटरेस्ट डेबिटेड। हाँ जी, क्रेडिट्स नॉट एनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द 90 डेज। मतलब इधर देखो, ये आपकी बैलेंस शीट डेट है, ये 90 डेज है। इन 90 डेज में जो इंटरेस्ट लगा है आपके ऊपर वो तो लगा है जी 2 लाख का, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट की। लेकिन आपने जो क्रेडिट्स करे हैं, यानी जो आपने रीपेमेंट करी है, टोटल ओवरऑल जो आपने पेमेंट करी है वो करी है आपने मात्र और मात्र 50,000 की। मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या आपके क्रेडिट्स सफिशिएंट है टू कवर दी इंटरेस्ट? मुझे बताइए, क्या आपके क्रेडिट्स सफिशिएंट है टू कवर द इंटरेस्ट? आंसर इज नो। तो भाई साहब इस केस में भी आपके अकाउंट को हम क्या कर देंगे? आउट ऑफ ऑर्डर। और आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है सीसीओडी, तो बेटा वो क्या बन जाता है? एनपीए। आइए क्विकली मेरे साथ, एनपीए वो एसेट जो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दे। टर्म लोन कब एनपीए होते हैं? जब ओवरड्यू हो जाए फॉर मोर देन 90 डेज। अच्छा जी, सीसीओडी कब हमारे एनपीए होते हैं? जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। बिल्स कब एनपीए होते हैं? जब ओवरड्यू हो जाए फॉर मोर देन 90 डेज। खत्म। अच्छा, आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? जब बच्चों कम ऑन, जब आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सीड कर जाए सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर को फॉर कॉन्टिन्यूसली मोर देन 90 डेज। अच्छा चलो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन लिमिट है, लेकिन बैलेंस शीट डेट से पिछले 90 दिन के अंदर कोई भी क्रेडिट नहीं है, या फिर जो क्रेडिट्स हैं वो आपके इंटरेस्ट के डेबिट्स को रिकवर या इंटरेस्ट के डेबिट से एक्सीड नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। आ जाओ सर, ओवरड्यू का मतलब क्या होता है? नॉट पेड ऑन ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। बैंक ने आपकी ईएमआई की तारीख फिक्स करी है 6 अगस्त, आपने पे नहीं करी तो बेटा 7 अगस्त से वो क्या हो गया है? ओवरड्यू हो गया है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। अच्छा जी, एक बार बच्चों हम लोग आईसीआई के स्टडी मैट में भी चलेंगे और उसके अंदर एक बड़ा अच्छा प्यारा एकदम मुच नोनू शोनू मोनू एग्जाम्पल दे रखा है, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। आ जाओ मेरे साथ जरा। ये वाला एग्जाम्पल बच्चों जरूर करके जाएं, आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसलिए आईसीआई की बुक भी खुलवा रहा हूं कि कहीं तुम लोग परेशान ना हो जाओ। ये देखो बेटा, आउट ऑफ ऑर्डर का एग्जाम्पल, इधर देखिए, प्लीज इस एग्जाम्पल को मार्क कर लीजिए। सर आप ये एग्जाम्पल अपनी बुक में नहीं डाल सकते थे? अगर मैं सब कुछ बुक में डाल दूंगा ना, तुमने आईसीआई की बुक को ऐसी जगह पर छुपाना जहां दीमक भी नहीं ढूंढ पाएगी उसको। निकाल लिया करो इनको, पढ़ लिया करो इनसे, पैसे लगे हैं तुम्हारे, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इससे। आओ, A Limited has been sanctioned a cash credit facility at ADB Bank Limited for INR 50 lakh, but as per stock statement furnished for the last quarter, the bank has calculated the drawing power to be 42 lakh. So हमें drawing power समझ नहीं आ रहा, आएगा पूरा टॉपिक आएगा। अभी के लिए मैंने बता दिया ना, सैंक्शन लिमिट अपर लिमिट होती है और ड्राइंग पावर जो है वो बैंक आपके स्टॉक्स वगैरह के बेसिस पे सेट करता रहता है। तो देखिए आपकी सैंक्शन लिमिट कितनी है? 50, ड्राइंग पावर कितनी है? 42। In this case, the account would be termed as out of order
इफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ INR 50 और 42 लाख वॉट एवर द केस में बी। तो ऑब्वियसली 42 लाख से अगर ऊपर रहेगा फॉर कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज तो हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा चलता हूं, आउट ऑफ ऑर्डर कर देंगे बेटा। और द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अकाउंट इज लेस देन 42 लाख बट देयर आर नो क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग आपका ड्राइंग पावर से कम है, सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर से आपका आउटस्टैंडिंग कम है, लेकिन बच्चों कोई भी क्रेडिट नहीं है, कोई भी क्रेडिट नहीं है इन दिस अकाउंट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। और तीसरा भी पढ़ लो, क्रेडिट्स आर अप टू से 2 लाख but not enough to cover the interest debited during the same period which is around, come on, which is around what, come on tell me, बोलिए 5 लाख। क्या एग्जांपल क्लियर है बच्चों ये वाला, जल्दी बोलिए एवरीवन, पक्का इजी पीजी एग्जांपल, जल्दी बोल दो, शाबाश बच्चों। लीजिए तो वापस आ जाते हैं और देख लेते हैं भाई, हमने आज के पहले टॉपिक को खत्म भी कर दिया कि भाई एक एसेट जो है हमारे लिए एनपीए कब बनता है। बोलिए क्लैरिटी है, पक्का बोल दो। चलो जी आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों प्रोविजन की। ये प्रोविजन क्या है बेटा, प्रोविजन बेटा आपने बचपन से बड़ा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब बैंक को आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर निकाल के बता रखा है, देखो भाई तुमने कितने प्रोविजन बनाने। बैंक का तो धंधा ही क्या है बेटा, उधार देना, और जो उधार देता है ये तो पक्की बात है कि 100% तो वापसी होनी नहीं है। मतलब सर कोई भी 100% वापस नहीं करता, ऐसा नहीं कह रहा बेटा। मैं कह रहा हूं कि 100% लोग तो वापस करेंगे नहीं, कुछ तो होंगे जो बेचारे सर्कमस्टेंसेस के चलते वापस नहीं कर पाएंगे, कुछ होंगे जो अपनी अय्याशियों के चलते वापस नहीं कराएंगे, जैसे हमारे माल्या साहब, दुनिया में आग लग रही थी वो कैलेंडर बनाने में बिजी थे बेटा। एनीवेज कैलेंडर वाली बात जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं। इधर देखिए छोड़ दो ना, छोड़ दो, तुम लोग ऐसे क्यों रहते ये भी बताओ। नहीं बेटा प्लीज इधर देखो, प्रोविजन रिक्वायरमेंट, प्लीज फोकस करेंगे बच्चों। प्रोविजन रिक्वायरमेंट, आपको कौन से लोन पे कितना प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन समझते हैं, इट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओनली, डोंट वरी एट ऑल। चलिए जी अब आपको प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट में जल्दी से समझा देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और टू द पॉइंट रहिएगा। ये आपकी ड्यू डेट थी टर्म लोन के इंस्टॉलमेंट की, ठीक है जी, टर्म लोन के इंस्टॉलमेंट की आपकी ड्यू डेट थी। अब आपने इसे यहां पे पे नहीं करा, 90 डेज तक कुछ नहीं होगा, और जैसे ही ये ओवर ड्यू हो गया फॉर ग्रेटर देन 90 डेज ये क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। एनपीए बनने के 1 साल तक ये क्या रहेगा, सब स्टैंडर्ड एसेट रहेगा। अब इसके बाद अगले 1 साल ये D1 रहेगा, अगले 2 साल ये D2 रहेगा, और उसके बाद जितना भी पीरियड आ गया ये क्या रहने वाला है, D3 बन जाएगा। याद रखिए ये 2 साल है, ये 1 साल है, 1 ईयर 2 ईयर, और अगर ईयर नंबर वाइज काउंट करना चाहते हैं तो ये आपका ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4 एंड 4 ऑनवर्ड्स, राइट। अब ये अलग अलग कैटेगरी क्यों है, क्योंकि भाई साहब यहां पे बनने हैं प्रोविजंस। बहुत ध्यान से जरा देखिएगा, अगर बच्चों यहां पे अभी 90 डेज नहीं हुए, क्या कोई प्रोविजन की जरूरत है, नहीं, नो प्रोविजन रिक्वायर्ड। प्रोविजन मतलब कि भाई आपको शक हो रहा है कि ये पैसे जो है वापस नहीं मिलेंगे, राइट, तो आप लोग क्या करते हैं, उस अमाउंट को धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहते हैं। इट इज जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऐसे ही बैंक को लग रहा है कि भाई ये पैसे वापस नहीं आएंगे, तो बैंक को आरबीआई ने बोला कि आप प्रोविजन बनाओ, आप जबरदस्ती अपनी बैलेंस शीट इन्फ्लेट मत रखो, आप जबरदस्ती जो है अपनी इनकम मत दिखाओ, प्रोविजन बनाओ और भाई साहब अपने एडवांसेस को राइट ऑफ करना शुरू करो। इनकम रिकग्निशन कैसे करते हैं वो बाद में आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो देखिए सब स्टैंडर्ड अगर बन गया तो आरबीआई का कहना है कि 15% का प्रोविजन बनाओ आप, 15% का। मान लो 100 करोड़ का लोन है, 100 करोड़ का लोन है तो 100 करोड़ पे 15% का प्रोविजन यानी कि 15 करोड़ रुपए का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लोन के लिए। अगर वो D1 कैटेगरी में है, D1 कैटेगरी में है यानी कि अब आपको प्रोविजन कितना बनाने के लिए लगे, पहले तो D1 होता कब है, ध्यान से देखिए, एनपीए हुआ था यहाँ पे, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, यानी कि एनपीए होके भी सेकंड ईयर चल रहा है, या ऐसा बोल लीजिए कि सब स्टैंडर्ड के बाद जो है वो फर्स्ट ईयर चल रहा है। ओके, तो D1 कब होगा, ये D1 कब होने वाला है, D1 में क्या प्रोविजन लगता है आपका 25% और 100%। ये 25% कब लगता है अगर सिक्योर्ड था लोन, 100% कब लगता है अगर अनसिक्योर्ड था लोन, ठीक है जी। अब अगर आप आ रहे हैं D2 कैटेगरी में, और D2 कैटेगरी 2 साल के लिए चलती है, D2 कैटेगरी 2 साल के लिए चलती है, इस कैटेगरी में आपको क्या बोला गया, प्रोविजन बनाओ कितने का, 40% और 100%, वही 40% सिक्योर्ड के केस में और 100% जो है वो अनसिक्योर्ड के केस में, राइट। और D3 कैटेगरी क्या है, D3 कैटेगरी मतलब भाई साहब अब आपको 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, बल्कि अगर मैं बोलूं एनपीए के बाद से आपको 4 साल हो चुके हैं। देखिए एनपीए आप यहां पे बने थे, एनपीए यहां पे बने थे, और यहां से लेके अगर मैं यहां तक काउंट करूं 1 2 3 4 साल हो चुके हैं। 48 मंथ्स बाद D3 आ जाता है, एनपीए बनने की बाद 48 मंथ बाद D3 आ जाता है, और यहां पे प्रोविजन कितना है 100% है जी, 100% है,
राइट। तो इस तरीके से प्रोविजनिंग आपको दी गई है। देखिए आपकी बुक में आपको एक बार दोबारा रीड करा देता हूं, मैं जल्दी से दिखा देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले ये वाली लाइन आप लोग कट कर दीजिएगा, आपके सिलेबस में ये ऊपर से ही ऐड हो गई है, इसको छोड़ दीजिए। सब स्टैंडर्ड एसेट कौन से होते हैं? वन विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, 15%। डाउटफुल एसेट कौन से होते हैं? वुड बी वन विच हैज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इसका मतलब यही है कि भाई जो सब स्टैंडर्ड में रह चुका है फॉर ग्रेटर देन 12 मंथ्स, राइट। 12 महीने सब स्टैंडर्ड में रह चुका है, मतलब 12 महीने के बाद वो डाउटफुल एसेट बन जाएगा। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे की गई है? D1। इधर देखिए, पहले 12 महीने सब स्टैंडर्ड, अगले 1 साल D1, अगले 2 साल यानी कि देखिए ईयर 1 2 3, अगले 2 साल ईयर 1 2 3 यानी ईयर 1 के एंड से लेके ये हो गया ईयर 2, ये हो गया ईयर 3, इसमें रहेगा D2 और उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका D3, राइट। तो इनके लिए प्रोविजनिंग क्या बनाई गई है? डाउटफुल अप टू 1 ईयर 25 प्लस 100, 100 अनसिक्योर्ड के लिए, 25 जो है सिक्योर्ड के लिए, 40 अनसिक्योर्ड के लिए, 40 सिक्योर्ड के लिए और 100% अनसिक्योर्ड के लिए। और अगर D3 कैटेगरी में आ गए, यानी आपका जब एनपी बना था उसका 48 मंथ्स जा चुके हैं, आपके 48 मंथ्स जा चुके हैं जिस डेट पे आप एनपी बने थे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो बेटा अब तो 100% प्रोविजन जो है वो बन जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉस एसेट। लॉस एसेट कौन से हैं जिसको आइडेंटिफाई कर लिया एज अ लॉस एसेट बैंक ने, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर ने, आरबीआई की इंस्पेक्शन में आपको आइडेंटिफाई कर चुके हैं आपके पर्टिकुलर लोन को कि भैया इस पे कुछ रिकवरी नहीं होने वाली है, तो उसको आपको 100% जो है प्रोविजनिंग कर देनी है, यानी आपको उसको अपने बुक्स में से राइट ऑफ कर देना चाहिए। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे एसेट जिससे बैंक को इनकम नहीं होगी। एनपीए बैंक को गाइड करता है आरबीआई कि भैया आपने इस पे प्रोविजंस कितने बनाने हैं, और ऑडिटर ये चेक करेगा कि इतने प्रोविजंस बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए अब बाकी पॉइंट्स कवर करते हैं एनपीए के जल्दी से। ये हमारी हो गई प्रोविजनिंग। अब प्रोविजनिंग में जरा ध्यान से देखिएगा कुछ और बेसिक पॉइंट्स भी बच्चों, और इन पे क्वेश्चन जो है भर भर के आईसीआई पूछता है, भर भर के आईसीआई पूछता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। मतलब भैया सिक्योरिटी क्या दे रखी है, जिसको लोन दिया है उसकी नेटवर्थ क्या है, उसकी समाज में पोजीशन क्या है, इस पे कुछ नहीं पता चलेगा। पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा, रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पे डिपेंड करेगा कि एनपीए है या नहीं। इधर देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी और नेटवर्थ of borrower or guarantor is not taken into account for the purpose of treating the advance as NPA। इधर देखिए जरा एग्जांपल देखिएगा, कमान। ये मिस्टर ए है, इन्होंने बैंक से लोन लिया, टर्म लोन था। मिस्टर ए की नेटवर्थ है 100 करोड़ रुपए की, लोन है 1 लाख रुपए का, और जब पेमेंट ड्यू हुई, ईएमआई ड्यू हुई, वहां से लेके अब तक 90 डेज जो है वो गुजर चुके हैं, यानी ओवर ड्यू हो चुकी है फॉर 90 डेज, ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। बैंक आपसे पूछने आया है क्या मैं इस 1 लाख के लोन को एनपीए डिक्लेयर करूं या ना करूं? कम ऑन, यस और नो। बैंक आपसे पूछने आया है, और अब बैंक कंफ्यूज है कि भैया बंदे की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है, बंदे की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है, लेकिन ये 1 लाख का जो है टर्म लोन पे नहीं कर रहा है और उसका ओवरड्यू हो चुका है फॉर मोर देन 90 डेज। आप लोग बताएं मुझे जल्दी से, क्या बच्चों इसको एनपीए डिक्लेयर कर देना चाहिए? कम ऑन, यस और नो, बोलिए। आंसर इज यस। नेटवर्थ बच्चों बोरोवर की, गारंटर की कोई मायने नहीं रखती, सिक्योरिटी भी कोई मायने नहीं रखती कि क्या सिक्योरिटी है क्या सिक्योरिटी नहीं है। सिंपली स्पीकिंग, अगर ओवरड्यू हो गया है फॉर मोर देन, कम ऑन, ओवरड्यू हो गया है फॉर मोर देन 90 डेज, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? हाँ जी, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। एनपीए। हम इसे मान लेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, बोलिए, आ जाओ जी, चलते हैं आगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए एक बार दोबारा रीड करा देता हूं आपको। शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी और नेटवर्थ ऑफ बोरोवर गारंटर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग एन एडवांस एज एनपीए और अदरवाइज। इजी, बोलिए, आ जाओ जी। नेक्स्ट पॉइंट, बोरोवर वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इधर देखिए बच्चों, ये है मिस्टर ए, मिस्टर ए के चल रहे हैं 2 लोन, एक गाड़ी का एक घर का, एक ही बैंक से चल रहे हैं, लेट अस से एचडीएफसी बैंक से। गाड़ी के लोन पे इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, मेरे साथ, गाड़ी के लोन पे इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। बताइए क्या घर का लोन भी एनपीए हो जाएगा? सुनिएगा, डिफॉल्ट कर दिया मतलब ओवरड्यू फॉर मोर देन व्हाट? 90 डेज। घर का लोन भी क्या एनपीए डिक्लेयर कर दें, जो ये रेगुलर सर्व कर रहे हैं? मन से आवाज आ रही होगी, नहीं, आरबीआई ने बोला हाँ। फैसिलिटी बोरोवर वाइज है,
ध्यान से सुनिए बच्चों, ये एनपीए की क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज है, बोरोवर वाइज। दोनों का बोरोवर कौन था, जल्दी बोलिए, दोनों का बोरोवर कौन था, मिस्टर ए। एक लोन एनपीए, सारे लोन एनपीए, मेरे साथ, एक लोन एनपीए, सारे लोन एनपीए। मिस्टर ए के और 4 लोन चल रहे होते, चाहे वो बेचारा सबकी ईएमआई रेगुलरली दे रहा है, अगर उसने एक लोन पे डिफॉल्ट कर दिया यानी वो ओवरड्यू हो चुका है फॉर मोर देन 90 डेज, बात खत्म। अब सारे लोन उसके बच्चों क्या क्या काउंट कर ली जाएंगे, एनपीए। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ क्या ना। इसका एग्जांपल भी दे रखा है, ये देखिए आईसीआई का एग्जांपल बच्चों। तो पहले देखिए एसेट क्लासिफिकेशन कैसी है, बोरोवर वाइज है, फैसिलिटी वाइज नहीं है, यानी लोन वाइज नहीं है। मिस्टर रमन हैज अवेल्ड 2 लोन्स, अ कार लोन एज वेल एज अ हाउसिंग लोन फ्रॉम XYZ बैंक। लीजिए 2 लोन लिए हैं, एक गाड़ी का लोन लिया है और एक बच्चों कौन सा लोन लिया है, हाउसिंग लोन। He is regular in depositing housing loan EMI but has not deposited the last 4 EMI of the, हाँ जी, कार लोन। 4 EMI नहीं करी, 120 दिन हो गए, ऐसे ही मैं अंदाजा ले रहा हूं कि भाई 4 EMI नहीं करी है मंथली बेसिस पे, तो कितने हो गए, कम ऑन टेल मी, 120 डेज हो गए। ओवरड्यू फॉर मोर देन कम ऑन 90 डेज, एंड इफ इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज इट विल बिकम व्हाट, जल्दी बोलो, एनपीए। आ जाओ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, पॉजिटिव होता मतलब कमी। Hence, in this case, not only the car loan, but the housing loan would also be treated as an what? NPA. Although it is going good and there are no irregularities because NPA classification is borrower wise and not facility wise. ये example सबको clear है क्या, जल्दी बताइए मुझे, thumbs up दे दीजिए, come on everyone. As it is बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जा सकता है क्या, बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, आपने इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। अच्छा जी, अगला कॉन्सेप्ट देखिए छोटा सा, अकाउंट रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट। ये होता क्या है सर, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये बैलेंस शीट डेट है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे हो रही थी, नालायक, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे हो रही थी, अचानक से बैलेंस शीट डेट के पास भाई साहब एक इंस्टॉलमेंट आ गई, अचानक से बैलेंस शीट डेट के पास एक इंस्टॉलमेंट आ गई। अकाउंट रेगुलराइज्ड, पहले इरेगुलर था और अचानक से बैलेंस शीट डेट आई जब बैंक की, तो भाई बोरोवर ने कुछ पैसे जो है वो पे कर दिए। ऐसे अकाउंट के लिए हम क्या करें, कम ऑन, ऐसे अकाउंट के लिए हम क्या करें, पहले बताओ, ये समझ आया टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, अकाउंट रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट। आ जाओ जरा पढ़ते हैं, एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर अकाउंट्स वेयर सॉलिटरी, सॉलिटरी क्या होता है बेटा, सिंगल, सॉलिटरी क्या होता है, सिंगल, और few credits are recorded before the balance sheet date should be handled with care and without scope of subjectivity. Where the account indicates inherent weakness on the basis of data available, the account should be deemed as NPA. क्या कहना चाहते हैं भैया, प्रोफेशनल जजमेंट यूज करो। हुआ क्या बच्चों, ये सोचिए, विजय माल्या पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे आके एक आधी इंस्टॉलमेंट उसने दे दी। अब आप कंफ्यूज हो कि यार बैलेंस शीट डेट आई, इसने भाई साहब कुछ पैसे वैसे डाल दिए, वैसे 90 डेज इसके होने वाले थे, लेकिन बैलेंस शीट पैसे कुछ नहीं रहा था, अचानक से बैलेंस शीट डेट के पास आके कुछ पैसे डालने शुरू कर दिए इसने, और पूरे भी नहीं डाले, थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट पे करी। तो आपको बोल रहे हैं कि देखो जी बात ऐसी है, आपको डेटा पे डिपेंड करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा सर्कमस्टांसेस को कि अब इसे एनपीए बोले या इसे एनपीए, कमान इसे एनपीए बोले या इसे एनपीए ना बोले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस बैलेंस शीट डेट के बाद इसलिए दिखा रहा है कि भाई समाज में मेरी बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि बैंक भाई साहब इसके बाद इसे क्या करने वाला है, एनपीए एनपीए करके छोड़ देगा। आ जाओ इधर देखो बच्चों प्लीज, दोबारा से पूरी बात बोलता हूं, इधर देखो प्लीज। एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ अ बोरोवर अकाउंट वेयर अ सॉलिटरी और अ फ्यू क्रेडिट्स आर रिकॉर्डेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट। सॉलिटरी का मतलब कोई सिंगल, फ्यू मतलब 2-4, तो कोई 1 या 2-4 क्रेडिट्स आ गए हैं बिफोर द बैलेंस शीट डेट, इसको हमने ध्यान से हैंडल करना है विदाउट स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी, मतलब हम ज्यादा बायस ना हो जाए इसकी तरफ, ढीला ना छोड़ दें इसको, भैया ऐसा ना सोचेगा अरे अब तो पेमेंट करने लग गया। Where the account indicates inherent weakness on the basis of data available, आपको लग रहा है कि भैया इनहेरेंट वीकनेस, अब ये इनहेरेंट वीकनेस डेटा अवेलेबल क्या है, आपके पास ओनर्स की जानकारी है, फाउंडर्स की जानकारी है, तो आप उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि भैया ये एनपीए है या नहीं है। डन। आइए, गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस, गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस बच्चों, गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस, इनको आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक जिनकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, दूसरा जिनकी गारंटी स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। कम ऑन, एक जिनकी गारंटी किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और दूसरा जिनकी गारंटी किसने दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। तो 2 पार्ट्स में आप लोग गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई कौन से वाले को हम लोग कब एनपीए मानने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं एसजी की बात करूं तो फॉलो
रेगुलर गाइडलाइंस। और रेगुलर गाइडलाइंस क्या है? ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक लोन लिया था 10 करोड़ का और हरियाणा गवर्नमेंट ने इसकी गारंटी दी थी बैंक को। मान लो एसबीआई से लोन लिया था और हरियाणा गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी बैंक को कि अगर ये पे नहीं करेंगे तो हम पे कर देंगे। स्टेट गारंटी समझ में आ गई? स्टेट गारंटी समझ में आ गई कि भाई बोरोवर पे नहीं करेगा तो कौन पे कर देगा? स्टेट पे कर देगा। अगर बच्चों ये केस है तो बस फॉलो रेगुलर गाइडलाइन। और रेगुलर गाइडलाइन क्या थी? अगर ये मिस्टर ए अपना अमाउंट ओवरड्यू रखते हैं फॉर मोर देन, कम ऑन, फॉर ओवरड्यू रखते हैं फॉर मोर देन व्हाट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, बोल दो मनी मन में, बोल दो 90 डेज। तो बेटा, अरे ये 90 क्या बन गया? हाँ जी, फॉर ओवरड्यू फॉर 90 डेज। तो बेटा सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? अब बच्चों ये जो 10 करोड़ का आपका लोन अकाउंट है ये एक एनपीए बन जाएगा। दोनों पर्पसेस के लिए। दोनों पर्पस कौन कौन से बच्चों? आपकी एसेट क्लासिफिकेशन के लिए भी, कम ऑन, आपकी एसेट क्लासिफिकेशन के लिए भी और साथ साथ में आपकी इनकम रिकग्निशन के लिए भी। इनकम रिकग्निशन अभी हम पढ़ेंगे, चिंता मत करिए कि इन पे इनकम रिकग्नाइज करनी है नहीं करनी है, वो बातें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आ जाओ। लेकिन बच्चों अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटेड एडवांस है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटेड एडवांस है, तो जब तक, ध्यान से सुनिए, जब तक गारंटी इन्वोक ना हो जाए या जब तक गारंटी रेपुडिएट ना हो जाए। सर ये कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? इन्वोक का मतलब कि भाई मिस्टर ए ने बोल दिया मैं पे नहीं करूंगा, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पे करेगी। लेकिन याद रखिएगा, जैसे मिस्टर ए ने बोला कि भाई मैं पे नहीं करूंगा, गारंटी इन्वोक हो गई, अब आप एनपीए कर दो इसको। अब आप क्या कर दो इसको? एनपीए। रेपुडिएट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ ही पीछे खींच लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जी हमारी गारंटी खत्म, हाँ जी हमारी गारंटी खत्म। तो याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटेड एडवांसेस में जब तक गारंटी इन्वोक ना हो जाए, रेपुडिएट ना हो जाए, तब तक बच्चों हम लोग उसे स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे, एनपीए हम लोग नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना, बोल दो हाँ जी। तब तक हम उसे स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। याद रखिएगा तब तक उसे क्या बोलने वाले हैं? स्टैंडर्ड एसेट बोलने वाले। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, गारंटी इन्वोक, रेपुडिएटेड। हाँ जी, गारंटी इन्वोक और रेपुडिएटेड। अच्छा जी, तभी जाके कोई एक्शन होने वाला है, तभी जाके क्या होने वाला है? कम ऑन, कोई एक्शन होने वाला है। कितने भी दिन हो जाए, ओवरड्यू कितने भी दिन हो जाए, यहां फर्क नहीं पड़ता। ओवरड्यू डेज डोंट मैटर। मेरे साथ, ओवरड्यूज डेट, जो ओवरड्यू के डेज है बच्चों, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। हम तब तक बच्चों इसको क्या मानते हुए चलेंगे? हम तब तक इसको एसेट क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्ड एसेट मान के चलेंगे। हाँ जी, तब तक हम इसको क्या मान के चलेंगे? स्टैंडर्ड एसेट, जब तक गारंटी इन्वोक या रेपुडिएट ना हो जाए। ओवरड्यू डेज मैटर नहीं करते। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चों, इनकम रिकग्निशन पर्पस के लिए, कि अब इन पे इनकम रिकॉग्नाइज करनी है कि नहीं करनी है। बेटा इनकम रिकग्निशन क्या होता है? मैं पीएनएल में इनका इंटरेस्ट ले जाऊं या ना ले जाऊं? मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम की साइड पे इनका इंटरेस्ट ले जाऊं या ना ले जाऊं? इनकम रिकग्निशन पर्पस के लिए हम स्टॉप कर देंगे। सीजी द्वारा गारंटेड एडवांसेस हैं, जब तक सीजी गारंटी छोड़ ना दे, तब तक हम इसे एसेट क्लासिफिकेशन के लिए क्या मान के चलेंगे? बोलिए क्या मान के चलेंगे? स्टैंडर्ड। हार्डली मैटर्स 90 दिन हुए, 100 दिन हुए, 200 दिन हुए। क्यों भाई? अरे मोदी जी बैठे हैं भाई पीछे, मोदी जी बैठे हैं पीछे। डन। लेकिन इनकम रिकग्निशन पर्पस के लिए बच्चों क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। यानी हम इसकी इनकम रिकग्नाइज करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। हाँ जी, इसकी इनकम रिकग्नाइज करना क्या कर देंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। बंद कर देंगे। तो इनकम रिकग्निशन ये बन जाएगा क्या? एनपीए। एसेट क्लासिफिकेशन के लिए क्या रहेगा बेटा? एसेट क्लासिफिकेशन ये रहेगा स्टैंडर्ड एसेट। आइए दोबारा बोलता हूं, गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस की बात कर रहे हैं। बोलिए किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस की बात कर रहे हैं। सुनिएगा जरा, अगर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है, फॉलो रेगुलर गाइडलाइंस। मिस्टर ए ने 10 करोड़ का लोन लिया था, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, ओवरड्यू फॉर 90 डेज। भाई साहब इनकम के लिए भी और एसेट क्लासिफिकेशन के लिए भी, दोनों के लिए हम इसे क्या मान लेंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। एनपीए मान लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी थी, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं कर देती बेटा? जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी को इन्वोक नहीं कर लेती या रेपुडिएट नहीं कर लेती, तब तक जो है याद रखिएगा कि भाई साहब ये स्टैंडर्ड एसेट रहेगा एसेट क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए। लेकिन आपकी इनकम रिकग्निशन पर्पस के लिए क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। इनकम रिकग्निशन क्या होता है कि भाई इस एसेट की अब जो इनकम ड्यू है वो मैं पीएनएल में दिखाऊं या ना दिखाऊं।
और जब इनकम के लिए मैं बोल रहा हूं एनपीए बन गया, यानी आप इस एसेट की इनकम अपने पीएनएल में शो नहीं करने वाले हैं। डन, बोलिए, आ जाओ जी, आ जाओ सर। एक सुंदर, अति सुंदर चार्ट बना देते इसका तो थोड़ा सा अच्छा लगता हमें। हाँ बेटा, आइए बनाने की कोशिश करते हैं। लो जी, जीजीए, गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस, दो गवर्नमेंट है, सीजी और एसजी। एसजी फॉलो नॉर्मल गाइडलाइंस। नॉर्मल गाइडलाइंस कौन सी बेटा? वही, ओवर ड्यू फॉर 90 डेज। हाँ जी, फॉलो नॉर्मल गाइडलाइंस, ओवर ड्यू ग्रेटर देन 90 डेज इज इक्वल टू एनपीए। एनपीए दोनों पर्पस के लिए, एसेट क्लासिफिकेशन के लिए भी और इनकम रिकॉग्निशन के लिए भी। डन। अच्छा जी, सीजी आपने देखनी बच्चों, गारंटी जो है, गारंटी इन्वोक्ड और रेपुडिएटेड अगर ये हो गया तो बेटा हम लोग इसे क्या क्लासिफाई करेंगे? एनपीए, इनकम रिकॉग्निशन के लिए भी और एसेट क्लासिफिकेशन के लिए भी। अदरवाइज पेमेंट आ रही है तो रेगुलर है, पेमेंट नहीं आ रही है तो याद रखिएगा बच्चों, इनकम रिकॉग्निशन के लिए क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। और एसेट क्लासिफिकेशन के लिए क्या बन जाएगा? कम ऑन टेल मी, ये स्टैंडर्ड ही रहने वाला है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? जल्दी बोल दीजिए, कम ऑन। स्टैंडर्ड मतलब अभी भी भाई साहब बैंक मान रहा है कि भाई ये मेरे एडवांसेस के अंदर शो करूंगा, मैं इसको राइट ऑफ जो है वो नहीं करने वाला हूं। इज दैट क्लियर? ना राइट ऑफ कर रहा हूं, ना मैं इसके ऊपर कोई प्रोविजन बना रहा हूं। हाँ, मैं इसकी इनकम अब रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूं, वो बात अलग है। इज दैट क्लियर? बोलिए। हाँ जी, हाँ, अब मैं इसकी इनकम जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूं। डन, बोलिए। लीजिए, ये थे बच्चों आपके गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस। आइए एक बार दोबारा से देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों। बहुत सिंपल बातें पढ़ी है हमने। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश करी कि भाई साहब एक एसेट एनपीए कब बनता है? एसेट एनपीए बनता है जब वो इनकम जनरेट करना, हाँ जी, जब वो इनकम जनरेट करना बंद कर देता है। ओके, अच्छा जी। एक टर्म लोन कब एनपीए कहलाएगा? जब उसका इंटरेस्ट या फिर उसका प्रिंसिपल या दोनों ओवर ड्यू रह जाए। हाँ जी, ओवर ड्यू रह जाए फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। अच्छा जी। एक हमारा सीसीओडी, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की बात करूं तो वो एनपीए कब बनता है? जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। हमारे बिल्स कब एनपीए बनते हैं? जब वो ओवर ड्यू हो जाए फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज। आउट ऑफ ऑर्डर की बात करूं बच्चों तो आउट ऑफ ऑर्डर कब मानते हैं हम लोग? याद रखिएगा, ये गाइडलाइंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आउट ऑफ ऑर्डर तब होगा जब आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कॉन्टिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर है फॉर मोर देन 90 डेज। सैंक्शन लिमिट ज्यादा होती है, ड्राइंग पावर हमेशा कम होती है। ड्राइंग पावर डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है। अच्छा, जहां आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट में हमेशा लेस रहे आपकी सैंक्शन और ड्राइंग पावर से, एज द केस में भी आपका ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो तो लेस है सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से, लेकिन कोई क्रेडिट्स नहीं है। कितने डेज के लिए? 90 डेज के लिए एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। या फिर क्रेडिट्स तो है लेकिन क्रेडिट्स आपके इंटरेस्ट अमाउंट को कवर नहीं कर पा रहे हैं। क्रेडिट आपके इंटरेस्ट अमाउंट को कवर जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। डन। ओवरड्यू की डेफिनेशन दी गई। ओवरड्यू हम लोग कब मानते हैं? व्हेन इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। इजी। प्रोविजन रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? बहुत सिंपल है। अगर आपका सब स्टैंडर्ड एसेट है, सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? जो एनपीए है फॉर लेस देन, हाँ जी, फॉर लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स तो 15%। 12 महीने के बाद बच्चों क्या बन जाएगा? डाउटफुल बन जाएगा। हाँ जी, 12 महीने के बाद वो क्या बन जाएगा? डाउटफुल बन जाएगा। डाउटफुल रहा 1 साल तक, उसे हम D1 बुलाते हैं। प्रोविजन कितना बच्चों? सिक्योर्ड पे 25, अनसिक्योर्ड पे 100। अच्छा जी। डाउटफुल रहा 1 साल से ज्यादा 3 साल तक के लिए, सिक्योर्ड पे 40 और अनसिक्योर्ड पे 100। अच्छा जी। डाउटफुल मोर देन 3 इयर्स तो बेटा क्या हो गया? 100 प्लस 100। अच्छा जी। लॉस एसेट, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमने मिस कर दी। लॉस एसेट पे प्रोविजन क्या होता है बच्चों? 100%। अब लॉस एसेट होता कब है? Where the loss has been identified by the bank और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर। देखो, या तो बैंक आइडेंटिफाई कर ले कि भैया अब इससे कोई पैसा नहीं आना, या ऑडिटर जो है उसको मार्क कर दे कि आपका ये लॉस एसेट है, हमें नहीं लगता इसमें से एक भी पैसा आना है। या फिर आरबीआई इंस्पेक्शन में बोल दे और द आरबीआई इंस्पेक्शन बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ होल्डी। तो आपको इन तीनों से इशारा मिल गया था, अभी तक आपने एसेट राइट ऑफ नहीं करा है, तो अब उस पर आप 100% प्रोविजन बनाइए और उस एसेट को क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। डन। बोलिए। आइए जी, अदर पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन क्विकली मुझे बताना, क्विकली बच्चों ये बताओ मुझे कि भाई
क्या पर्सन जिसका लोन है उसकी नेटवर्थ पे डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन? नहीं। जिसने गारंटी दी है उसकी नेटवर्थ पे डिपेंड करेगा? नहीं। किस पे डिपेंड करेगा? रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी पे डिपेंड करने वाला है। इजी इजी। अच्छा जी, मुझे बताओ बेटा, ये जो आपकी क्लासिफिकेशन होती है बोरोवर वाइज होती है या फैसिलिटी वाइज होती है? आंसर इज बोरोवर वाइज होती है, बोरोवर वाइज, फैसिलिटी वाइज नहीं होती है। अच्छा जी, अगर कोई अकाउंट बैलेंस शीट डेट के पास रेगुलराइज हो गया है तो क्या करेंगे भाई? उसे केयर से हैंडल करो, केयर से हैंडल करो। अगर आपको इनहेरेंट वीकनेस दिख रही है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल तो आप उसको एनपीए कर दो। अच्छा जी, गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अगर गारंटेड एडवांस है और अभी गारंटी इन्वोक या रेपुडिएट नहीं हुई है तो भाई आप उसे एनपीए मत मानिए। एटलीस्ट एसेट क्लासिफिकेशन के लिए, इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए आप उसे क्या मान लेंगे? एनपीए मान लेंगे। अगर गवर्नमेंट ने गारंटी इन्वोक कर दी या रेपुडिएट कर दी तो भैया वो आपके एसेट क्लासिफिकेशन के लिए भी क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में कोई छेड़छाड़ है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी की बेइज्जती कर दी इन्होंने बोला भैया स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, वी विल फॉलो द रेगुलर गाइडलाइंस। मतलब ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, कम ऑन, ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? एनपीए। इजी। आइए जी, लो भाई लो, एडवांसेस का हमारा एसेट क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। अब ये कंसोर्टियम का क्या चक्कर है बच्चों, सुनिए मेरी बात को। विजय माल्या आया लोन लेने एसबीआई के पास, एसबीआई ने बोला इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। उसने पीएनबी को भी जोड़ लिया, पंजाब नेशनल बैंक, उसने पंजाब सिंध बैंक को भी जोड़ लिया, उसने बैंक ऑफ बड़ौदा को भी जोड़ लिया, उसने लेटेस्ट से यूनियन बैंक को भी जोड़ लिया। अब बच्चों इन सब ने मिलके एक ग्रुप बना के जो है वो लोन दिया है किसको? विजय माल्या को। एडवांस दिया है, लोन बोल लीजिए, एडवांस बोल लीजिए, और इसी को बोलते हैं एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। कंसोर्टियम या कंसोशियम, जो भी आप बोलना चाहे, जो आपको सही लगे। कोई और भी आपके पास प्रोनाउंसिएशन है वो भी बोल लीजिए। बस यहां पे याद रखिए कि लोन देने वाला कोई सिंगल बैंक नहीं है, दो या दो से ज्यादा बैंक जब मिलके लोन दे उसे बोलते हैं बच्चों एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। फायदा, रिस्क शेयरिंग हो जाती है, कल हमने पढ़ा भी था, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस। हाँ जी, फायदा क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। रिस्क शेयरिंग हो जाती है, सिंपल सी बात। जब भी दो या दो से ज्यादा बैंक मिलकर लोन देते हैं उसे बोलते हैं कंसोर्टियम एडवांस। डन? बोल दो हाँ के ना, कम ऑन। फायदे क्या क्या होते हैं बच्चों, आ जाओ। फायदे क्या क्या होते हैं सुनिए जरा मेरी बात को। नंबर 1, ज्वाइंट अप्रेजल हो जाता है। ज्वाइंट अप्रेजल मतलब, अब आप ये सोचो बच्चों, पहले एक बैंक जो है तहकीकात करता कि ये बंदा पैसे वापस दे पाएगा नहीं। अब कितने बैंक कर रहे हैं? अब कितने बैंक कर रहे हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो। अब 2 बैंक कर रहे हैं। तो सामने वाले की इवैल्यूएशन, कम ऑन, सामने वाले की इवैल्यूएशन जो है वो 2 लोग करेंगे। तो मुझे बताइए कि भाई साहब, अप्रेजल मतलब समझ गए ना? अप्रेजल का मतलब ये नहीं होता कि भाई साहब सैलरी बढ़ रही है। इवैल्यूएशन। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना, कम ऑन। लीजिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई कि आपको क्या मिल जाएगा? डिफरेंट बैंक्स का अप्रेजल बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। क्या बच्चों रिस्क के साथ क्या होगा? मुझे इशारा करके बताओ, रिस्क क्या होगा? हर बैंक का रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिस्क विल बी रिड्यूस। और तीसरा बेनिफिट बच्चों क्या होने वाला है? तीसरा बेनिफिट क्या होने वाला है? दूसरे कोई पलट के बोल दो बेटा, एक्सपोजर विद इन द लिमिट रहेगा। 3 बेनिफिट, एक्सपोजर विद इन द क्या रहेगा? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। लिमिट में रहेगा। डन? बोलिए, कम ऑन। लीजिए, तो 3 बेनिफिट अगर आपसे कोई पूछ ले, पहले तो एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम क्लियर है? एक ने लोन दिया है या दो से ज्यादा ने मिलकर लोन दिया है? आंसर है 2 या 2 से ज्यादा बैंक्स ने मिलकर लोन दिया है, उसे बोलते हैं एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। फायदे क्या है? एक तो अप्रेजल बेनिफिट हो जाएगा, ज्वाइंट अप्रेजल बेनिफिट हो जाएगा, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, एक्सपोजर लिमिटेड रहेगा। इज दैट क्लियर? बोलिए। और बच्चों मैं अप्रेजल से एक बात और बोल दूं, आपस में सारे बैंक्स क्या शेयर कर पाएंगे? क्या आपस में सारे बैंक एक दूसरे से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे बोरोवर के बारे में? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर, बोलिए हाँ के ना। अगर किसी एक को पता चलेगा तो भाई साहब सबको सारी बातें जो है वो जाके बता देगा। आसान है, बोल दो, कम ऑन। चलिए जी, अब इसके अंदर एनपीए कैसे रिकॉग्नाइज करना है, क्या होगा, वो सारी बातें हमने करनी है। अगर बच्चों में इस केस की बात करूं, मान लो पीएनबी ने 1000 करोड़ का लोन दिया है, एसबीआई ने 10,000 करोड़ का लोन दिया है,
पीएसबी ने 500 करोड़ का लोन दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा बोले हम तो 400 दे पाएंगे, यूनियन बैंक वालों ने बोला हम तो जान पे खेल के 300 करोड़ लेके आ पाए हैं। सबसे ज्यादा किसने लोन दिया बेटा जल्दी बताओ? एसबीआई ने। एसबीआई को हम लोग बुला देंगे लीड बैंक। बोलिए क्या बुला देंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। लीड बैंक। तो जिस बैंक का सबसे ज्यादा एक्सपोजर होता है उसे हम लोग क्या बुला देते हैं? लीड बैंक बुला देते हैं। डन, बोलिए। अच्छा अब इधर देखो बच्चों, एसेट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करेंगे? आरबीआई ने बोला दोस्ती पक्की, एसेट क्लासिफिकेशन अपना अपना। मतलब अगर मान लो एसबीआई को पैसा रिकवर हो रहा है, एसबीआई बोलेगा भाई हमारा तो भाई साहब ये स्टैंडर्ड एसेट है, स्टैंडर्ड। पीएनबी वालों को नहीं हुआ तो पीएनबी वाले भाई चुपचाप वेट करेंगे 90 डेज के लिए, ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। क्या डिक्लेयर कर देंगे? कमांड क्या डिक्लेयर कर देंगे? एनपीए। क्या सीखा यहाँ पे कि भाई कंसोर्टियम एडवांस के अंदर आपकी एसेट क्लासिफिकेशन कैसे होगी? वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिकवरी ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर बैंक। इज दैट क्लियर? हाँ जी, याद रखेंगे इस बात को। कंसोर्टियम एडवांस के अंदर एसेट क्लासिफिकेशन कैसे होती है बेटा? इंडिविजुअल मेंबर की रिकवरी के बेसिस पे एसेट क्लासिफिकेशन की जाती है। इज दैट क्लियर? कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। सर अगर ऐसा हो गया कि विजय माल्या ने एसबीआई को तो पेमेंट कर दी लेकिन एसबीआई आगे किसी को पेमेंट नहीं कर रहा, एसबीआई गुंडा ही दिखा रहा है, तो क्या होगा? भैया तो भी बाकी बैंक को देखना पड़ेगा। अगर 90 डेज से ओवर ड्यू है तो क्या करना पड़ जाएगा? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। ओवर ड्यू, एनपीए। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। क्लैरिटी है? मैं फिर से बोलता हूं, लीड बैंक के पास पैसा आ गया लेकिन लीड बैंक जो है वो आगे क्या नहीं कर रहा? डिसबर्स नहीं कर रहा, तो भाई साहब बाकी बैंक मानेंगे हमारा लोन सर्विस नहीं हो रहा, हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे, और उनको क्या करना पड़ जाएगा? कम ऑन, क्या करना पड़ जाएगा? जल्दी बोलिए। एनपीए ट्रीट करना पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। लीजिए, यही बच्चों कुछ बातें हैं और डायरेक्ट बच्चों इस पे क्वेश्चंस आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। आओ पढ़ाता हूं मैं आपको। कंसोर्टियम एडवांस क्या है? एडवांसिंग लोन्स टू अ बोरोअर बाय 2 और मोर बैंक जॉइंटली। यही तो बच्चों इसकी की लाइन है। 2 या 2 से ज्यादा बैंक मिलकर जब एक लोन एडवांस करें उसे बोलते हैं एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। फायदा क्या होगा? कंसोलिडेट द अप्रेजल बेनिफिट ऑफ डिफरेंट बैंक। इसने भी तहकीकात करी है, उसने भी तहकीकात करी है, इसने भी तहकीकात करी है, तीनों के बच्चों अप्रेजल बेनिफिट को हम लोग क्या कर पाएंगे? कंसोलिडेट कर पाएंगे। एक ही बंदे पे 3 बैंक ने रिसर्च करी है तब भी वो बंदा छोड़ के भाग गया तुम्हारे लोन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बट एनीवेज, कहने के लिए भाई कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए तो अच्छा है ना कि भाई अप्रेजल बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे? कंसोलिडेट। दूसरा, रिस्क कम हो जाएगा, एक्सपोजर लिमिट में रहेगा, और कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसका एक्सचेंज कर पाएंगे। 4 बातें बेटा, 4 बातें। अप्रेजल बेनिफिट क्या हो जाएगा? कंसोलिडेट। रिस्क क्या हो जाएगा? कम। एक्सपोजर किस में रहेगा? लिमिट में। और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो पाएगी। लिख पाएंगे? बोलिए। जिस बैंक का सबसे ज्यादा शेयर होता है उसे क्या बुलाते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। लीड बैंक बुलाते हैं बेटा। उसको क्या बुलाते हैं? लीड बैंक बुलाते हैं। एसेट क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करेगा? क्या बच्चों कंसोर्टियम की रिकवरी पे डिपेंड करेगा या इंडिविजुअल मेंबर बैंक की रिकवरी पे डिपेंड करेगा? इंडिविजुअल मेंबर बैंक की रिकवरी पे डिपेंड करेगा कि भैया इंडिविजुअल मेंबर बैंक को रिकवर हो रहा है या नहीं। अगर कोई बैंक गुंडाई दिखाए कि बाकी सबका शेयर डिसबर्स ना करे तो भाई जिसके पास पैसा आ गया उसका तो स्टैंडर्ड, जिसका नहीं आ रहा है उसको अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना पड़ेगा। आइए कैसे लिखिए बात। रेमिटेंस बाय द बोरोअर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग अरेंजमेंट आर पूल्ड विद वन बैंक। यानी विजय माल्या सिर्फ किसको पैसा दे रहा है? कम ऑन, किसको पैसा दे रहा है? एसबीआई को। एंड वेयर द बैंक रिसीविंग द रेमिटेंस इज नॉट पार्टिंग विद द शेयर ऑफ अदर मेंबर बैंक। एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा बोला ले नहीं दे रहा पैसा तेरे को, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा बेटा? बैंक ऑफ बड़ौदा नो प्रॉब्लम एट ऑल, I will wait for 90 days and then I will classify it as what? NPA. The account will be treated as not service in the bank of other member bank and therefore be treated as, हाँ जी, therefore be treated as what? Come on, tell me, जल्दी बोल दीजिए। NPA. फ्लो सही लग रहा है? जल्दी बोल दो। आ जाओ। बैंक पार्टिसिपेटिंग इन द कंसोर्टियम। अब कह रहे, अब देखो उनको डरा रहे हैं कि देखो भैया तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी है, therefore arrange to get their share of money। हाँ जी, the bank participating in the consortium should arrange to get their money transferred from the lead bank or to get express consent from the lead bank for the transfer of their share for recovery to ensure proper asset classification in the respective books। So ये सब लिखेंगे कैसे हम? आओ बेटा आओ, मैं आपको इसके कीवर्ड्स मार्क कराऊं या नोट्स बनवाऊं? जो आप बोलोगे वो बना दूंगा, जो आप बोलोगे वो कर दूंगा। जल्दी बोलो, कीवर्ड्स या नोट्स, जल्दी बोलो।
तुम्हारे से पूछ के इतना बड़ा डिसीजन, इतना बढ़िया डिसीजन होता है, मैं क्या बताऊं। आ जाओ जी, आ जाओ जी, बहुत ही बढ़िया। आओ, मैं बच्चों आज इस चैप्टर के प्यारे से नोट्स बनवा देता हूँ आपको, इस वाले टॉपिक के प्यारे से नोट्स बनवा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। आ जाओ बच्चों मेरे साथ साथ, आज हम साथ में नोट्स बनाएंगे। एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। सब बच्चे मनी मन मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ करते रहे, और जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि इंटरनेट चला गया था, ये बता दो वो बता दो, नलायकों, क्लास रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाएगी, देख लेना। आज एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, सिंपल सी बात। पहले तो इसका मतलब क्या है, एडवांसेस टू अ बोरोवर, एडवांसेस टू अ बोरोवर बाय टू और मोर बैंक्स jointly, two or more banks jointly। एक बोरोवर को आप एक या दो से ज्यादा बैंक ने मिलकर क्या दिया है, एडवांस दिया है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। फिर आ जाओ जी बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में क्या क्या चीजें आई हमारे पास। नंबर 1, कंसोलिडेटेड अप्रेजल बेनिफिट। कंसोलिडेटेड अप्रेजल बेनिफिट, अप्रेजल का मतलब समझ में आ गया, बैंक को इवेल्युएट करना। बैंक ने जो इवेल्युएशन करी है वो सब कंसोलिडेटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा रिस्क, तीसरा एक्सपोजर। कीवर्ड्स क्या थे, रिस्क रिड्यूस, एक्सपोजर लिमिट। हाँ जी, रिस्क रिड्यूस, एक्सपोजर लिमिट। और उसके बाद बच्चों एक्सचेंज, अगर ऐसे लिखना है तो इंफॉर्मेशन लिख लो, और उसके आगे लिख लो वैल्यूएबल एक्सचेंज, सिंपली एक्सचेंज लिख लो बस, वैल्यूएबल तो इंफॉर्मेशन थी, एक्सचेंज। डन, बोल दीजिए। अब एक लाइन और, सिंपल सी बात। और अब क्या बेटा, लीड बैंक। लीड बैंक कौन सा होता है, जिसका क्या होता है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, जिसका हायर शेयर होता है। ये आईसीआई की लैंग्वेज है, नहीं तो आप लार्जर शेयर भी लिख सकते थे, हायर शेयर बस। अच्छा जी, अब बच्चों चर्चा किस पे रह गई, एसेट क्लासिफिकेशन पे। एसेट क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं जब कंसोर्टियम एडवांसेस होते हैं। एसेट क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं जब कंसोर्टियम एडवांसेस होते हैं, तो सिंपल सी बात है भैया, ये तो होगा किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, रिकॉर्ड्स ऑफ रिकवरी। और रिकवरी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, बाय इंडिविजुअल मेंबर्स, बाय इंडिविजुअल मेंबर बैंक। इजी है यहां तक, इजी है यहां तक, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। अच्छा जी, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर बच्चों क्या करेंगे हम लोग, बोरोवर पेड द अमाउंट टू लीड बैंक, लीड बैंक not paying to members, member will treat the amount as not serviced. Member will treat the amount as not serviced. Not serviced का मतलब not recovered भी आप लिख सकते हैं, not recovered बस। And classify accordingly. And classify accordingly. Done. एक लाइन और लिख लीजिए इसी के लिए, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स
participating banks are responsible for recovery of their share from lead bank. From lead bank. डन. लीजिए एक आखिरी लाइन बच्चों, एक आखिरी लाइन. ड्रॉइंग पावर. अब ऐसे केस में ड्रॉइंग पावर कौन कंप्यूट करेगा जी? ऐसे केस में ड्रॉइंग पावर कौन कंप्यूट करेगा? तो जनरली स्पीकिंग आप लोग वैसे अपनी कॉमन सेंस से बता सकते हैं. मुझे बताइए जब कंसोर्टियम एडवांसेस होंगे तो आपको क्या लगता है ड्रॉइंग पावर कौन कंप्यूट कर रहा होगा? ऑब्वियसली बात भाई साहब, जो लीड कर रहा है लीड बैंक. हाँ जी, ड्रॉइंग पावर कौन कंप्यूट करेगा? कम ऑन टेल मी. लीड बैंक. ठीक है जी, लीड बैंक विल कंप्यूट एंड एलोकेट. एलोकेट किसमें? बिटवीन मेंबर्स. आ जाइए जी. देन यही ड्रॉइंग पावर के बारे में कैन बी चेंज्ड. कैन बी चेंज्ड. तो लीड बैंक बच्चों इसको कैलकुलेट भी करेगा और बोरोवर की रिक्वेस्ट पे लीड बैंक जो है इसको क्या कर सकता है? चेंज भी कर सकता है. कम ऑन, चेंज भी कर सकता है. ओके बोलिए. कैन बी चेंज ऑल्सो बाय लीड बैंक. दैट्स इट. नोट तैयार है अपना? बोलिए. अब आप इसको पढ़ के देखिए बच्चों, अब कितना आसान लगेगा. क्यों? हमने एक बार भाई खुद से लिख लिया है सारे के सारे. हमने जो टफ टफ चीजें थी वो हटा दी हैं, आसान आसान चीजें रख ली हैं. आप लोगों के लिए कीवर्ड्स मैंने इसके अंदर मेंटेन कर लिए हैं. देखिए जरा. हाँ जी, एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम मेरे साथ साथ. एडवांसेस टू अ बोरोवर बाय 2 और मोर बैंक ज्वाइंटली. बेनिफिट क्या है? कंसोलिडेटेड अप्रेजल बेनिफिट, रिस्क रिड्यूस, एक्सपोजर लिमिटेड, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. लीड बैंक हायर शेयर वाला. अच्छा जी. asset classification based on records of recovery but by individual member bank. Borrower paid the amount to lead bank not paying to member will treat the amount as not serviced and not recovered and classify accordingly. मतलब समझ गए ना? एसबीआई के पास पैसा आ गया, वो पीएनबी को नहीं दे रहा, तो पीएनबी बच्चों क्या करेगा? पीएनबी जो है भाई साहब अमाउंट को नॉट सर्विस्ड मानेगा, नॉट रिकवर्ड मानेगा और उस हिसाब से क्लासिफाई कर देगा. पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ देयर शेयर फ्रॉम द लीड बैंक. ओके देन ड्रॉइंग पावर. अभी ड्रॉइंग पावर समझा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ड्रॉइंग पावर समझेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है ड्रॉइंग पावर, सारी बातें समझेंगे. ड्रॉइंग पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लीड बैंक विल कंप्यूट एंड एलोकेट बिटवीन मेंबर्स. कैन बी चेंज ऑल्सो बाय, हाँ जी, कैन बी चेंज ऑल्सो बाय लीड बैंक. दैट्स इट, इजी पीजी. आइए जी, एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब देखिए एक और टॉपिक बच्चों, ये सारी चीजें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भाई एडवांसेस में किस किस तरह के झोल हो सकते हैं, और जब वो झोल हो जाए तो बैंक ने उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे करनी है. देखिए नया झोल, एडवांसेस वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और फ्रॉड कमिटेड बाय द बोरोवर. क्या हुआ? इधर देखो बच्चों, सिचुएशन को समझो. पहले सिचुएशन को समझो. ए ने बैंक के पास लोन एप्लीकेशन दी, बैंक ने ए को लोन दिया और ए ने बैंक के पास मान लीजिए कुछ शेयर्स थे जो सिक्योरिटी की तरह रखवा दिए. अब बच्चों शेयर की वैल्यू जो होती है क्या वो डायनेमिक होती है या भाई साहब सेम रहती है? डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है. तो हुआ क्या कि शेयर्स की वैल्यू में अचानक से बहुत ज्यादा इरोजन हो गया. इरोजन समझते हैं बचपन में आपने सॉइल इरोजन पढ़ा था कि मिट्टी हटती जाती है. ऐसी बच्चों इरोजन, वैल्यू कम होती जाती है, वैल्यू जो है वो डाइल्यूट होती जाती है. राइट. तो अब यहां पे क्या है कि जो बोरोवर ने सिक्योरिटी दी थी उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो गया है? इरोजन हो गया है. या बोरोवर ने फ्रॉड किया था, सिक्योरिटी भाई साहब उसकी नकली थी. ओके, सिक्योरिटी उसकी बाय फ्रॉड थी, सिक्योरिटी उसकी, उसने कुछ फॉर्जरी करी थी, कुछ गलत काम किया था, उसके हिसाब से उसने सिक्योरिटी रखवा दी थी. राइट. तो ऐसे केस में बच्चों क्या कहा गया आपको? आइए पहले पढ़वा देता हूं, फिर नोट्स बनवा दूंगा. लो भाई, पहले तो इरोजन क्या है? इरोजन क्या है? ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिमिन्यूशन, यानी कि कमी आ जाना, डिक्रीज ऑफ समथिंग. तो पहले आईसी ने बोला कि चलो भाई पहले इरोजन का मीनिंग समझा देते हैं. ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिक्रीज ऑफ समथिंग. इट शुड बी
इट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज डाउटफुल और लॉस एसेट एज अप्रोप्रिएट एज फॉलो। तो एक बात तो बच्चों समझ लीजिए, एक बात तो समझ लीजिए, अगर आपका एडवांस है और सिक्योरिटी क्या हो गई है, इरोड हो गई है, सिक्योरिटी इरोड हो गई है, या ये पता चला कि भाई साहब सिक्योरिटी आपकी फेक थी, सिक्योरिटी आपकी फेक थी, यानी कि बोरोर ने क्या किया है, फ्रॉड किया है, तो ऐसे केस बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, या तो सीधा डाउटफुल में डाल देंगे उसको, या फिर ऐसा भी केस है कि भैया सीधा क्लासिफाई कर देंगे क्या, लॉस एसेट। अब कब डाउटफुल और कब लॉस एसेट, यही जो है हमने देखना है। इधर देखिएगा बच्चों, इधर देखिएगा, केस 1, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी दी गई थी, हम क्या चेक करेंगे, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 50%। अभी 50% किसका, ऑफ वैल्यू लास्ट असेस्ड, ऑफ वैल्यू लास्ट असेस्ड। ध्यान से देखिए, जब मिस्टर ए ने बैंक को सिक्योरिटी दी थी, जब बैंक को सिक्योरिटी दी थी, बैंक ने बच्चों सिक्योरिटी की वैल्यू निकाली, उस समय वैल्यू आ रही थी 1 करोड़ रुपए की। कमाल, उस समय वैल्यू आ रही थी कितने की, 1 करोड़ रुपए की। और जब अब चेक करवाया गया तो भाई साहब वैल्यू आ रही थी कितनी, 49 लाख की। अब जरा पढ़ के देखिए, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन, हटा देता हूं कहीं लेस देन इक्वल मान लग जाओ, इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू लास्ट असेस्ड। बात समझ आती है, बोलिए हाँ के ना, कम ऑन। रियलाइजेबल वैल्यू आज जो वैल्यू है वो कितनी रह गई है, लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक। कम ऑन, बोल दो। ऐसे एनपीएस को बच्चों हम लोग सीधा क्या करने वाले हैं, डाउटफुल कैटेगरी में ले जाएंगे, यानी हम इनको सबस्टैंडर्ड में नहीं ले जाएंगे, सीधा डाउटफुल कैटेगरी में ले जाएंगे, और जो डाउटफुल एसेट की प्रोविजनिंग थी वो लगा देंगे। हाँ जी, सीधा बच्चों हम लोग कहां ले जाएंगे, डायरेक्ट टू डाउटफुल एसेट्स। बोलिए, बात समझ आती है, डायरेक्ट टू डाउटफुल एसेट। अच्छा, दूसरा केस क्या है बच्चों, केस 2। अब क्या हो गया, अब बच्चों आपकी जो सिक्योरिटी की वैल्यू है, आपकी जो सिक्योरिटी की वैल्यू है, इधर देखिए, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 10%, बट डिफरेंस है, इधर देखिए, रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 10%, लेकिन याद रखिएगा 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कम ऑन, 10% ऑफ द, इधर देखो, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोल अकाउंट्स, यानी जितना लोन बचा हुआ है ना, उसके भी 10% से कम रह गई है। लोन बचा है 1 करोड़ का, वैल्यू रह गई है 9 लाख की, सिक्योरिटी की वैल्यू रह गई 9 लाख की। वैसे आप मुझे बिना सोचे बताने की कोशिश करो, क्या करे भाई ऐसे एसेट को, भैया लॉस। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ कहना। आ जाओ जी, आ जाओ, चलते हैं, जरा देखने की कोशिश करते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोल अकाउंट्स। तो भाई साहब जो अकाउंट है हमारा, जो लोन चल रहा है, उसकी जो वैल्यू है, मान लो लोन है 1 करोड़ का, और हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू रहेगी सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए की। ओके, तो क्या करेंगे, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एज असेस्ड बाय द बैंक इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोल अकाउंट्स, एक्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इग्नोर्ड। एक्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी को हम लोग इग्नोर कर देंगे, एंड एसेट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज, हाँ जी, स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज व्हाट, कम ऑन टेल मी, लॉस एसेट। इट में ईदर बी रिटर्न ऑफ और फुली प्रोवाइडेड फॉर मतलब 100% प्रोविजन बना दीजिए इसका। बोलिए क्या बना दीजिए, 100% प्रोविजन बना दीजिए इसका। आ जाओ, ये भी लिखवा दो जल्दी जल्दी से, बोलो, 2-3 मिनट लगेंगे, पक्का। आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्लीज, इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं, साफ सुथरी जगह पे चलते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या है बच्चों, इरोजन इन सिक्योरिटी, इरोजन इन सिक्योरिटी। कितने केसेस बने हमारे पास बने बच्चों इसके 2 केसेस। केस 1 में क्या हुआ, केस 1 में ये हुआ जी, आरवी यानी रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 50%, लेकिन याद रखना है 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ द लास्ट असेस्ड वैल्यू, लास्ट असेस्ड वैल्यू, जो लास्ट टाइम असेस की गई थी वैल्यू, आज की डेट में रियलाइजेबल वैल्यू जो है उससे 50% पे रह गई है। कम ऑन, यस और नो। लास्ट असेस्ड कब, जब लास्ट इंस्पेक्शन हुई थी। लास्ट असेस्ड कब, जब लास्ट इंस्पेक्शन हुई थी सिक्योरिटी की। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डाउटफुल बना देंगे। कम ऑन, क्या बना देंगे, डाउटफुल बना देंगे। अच्छा, दूसरा केस बच्चों में क्या निकल के आया इरोजन को लेके, वो ये निकल के आया कि भाई अगर रियलाइजेबल वैल्यू लेस देन क्या रह गई है, कम ऑन टेल मी, 10%। 10% ऑफ व्हाट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट।
टेक्निकल टर्म्स में क्या बोला गया इसको, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन दी बोरोवेल अकाउंट, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग इन दी बोरोवेल अकाउंट। इस केस में बच्चों क्या है, इस केस में आएगी सीधा 100%, यानी कि हम बल्कि टर्म क्या यूज करा था इन्होंने कि भैया इसको आप लोग क्या बोल देंगे सीधा, क्लासिफाई एज लॉस एसेट, लॉस एसेट मान लीजिए इसको, राइट, और उसको फुली राइट ऑफ कर दीजिए, फुली राइट ऑफ कर दीजिए, राइट ऑफ, या फिर 100% प्रोविजन बना लीजिए। इजी, बोलिए। आओ जी आओ, आगे चले। और क्या क्या बचा हमारे पास, बस बेटा बस, खत्म होने वाला है, दुख दर्द पीड़ा सब खत्म होने वाली, चिंता मत करो, बहुत बहुत आसान चीजें हैं। अब क्या है, लो भाई लो, लोन लिया है आपने किसान विकास पत्र को गिरवी रख के। अरे सर ये क्या होता है, किसान विकास पत्र बच्चों एक तरह का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, शायद आपके माता पिता ने कभी इसके थ्रू जो है इन्वेस्ट किया हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, एफडीज होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड ये सिक्योरिटीज होती हैं। अगर आपने इनके अगेंस्ट लोन लिया है तो हम लोग कब उसको एनपीए मानते हैं, कब हम लोग उसको बच्चों नॉन परफॉर्मिंग मानेंगे, ये बात होने वाली है। देखिए, एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट एक फैशनेबल नाम है बच्चों, किसके लिए, एफडी के लिए। कम ऑन, टर्म डिपॉजिट एक फैशनेबल नाम है किसके लिए, जल्दी बोलिए, एफडी के लिए। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, शायद आप एटीसी में कभी आपने पढ़ा। केवीपी किसान विकास पत्र, आईवीपी इंदिरा विकास पत्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के बच्चों गवर्नमेंट बैक्ड पेपर्स हैं, राइट। एक तो एफडी हो गई, बाकी ये गवर्नमेंट बैक्ड पेपर्स हैं कि भैया सरकार जो है आपको, सरकार को पैसे चाहिए थे, उन्होंने 7.5% पर एनम के हिसाब से आपको ये पेपर पकड़ा है, आपसे पैसे लिए और आपको हर साल जो है उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है। आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आप इनको गिरवी रख सकते हैं, आप इनको एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं, और इसकी सिक्योरिटी के बदले बैंक से क्या ले सकते हैं, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, लोन ले सकते हैं। अब ऐसे लोन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं देखो जी, एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट एनएससी, एलिजिबल फॉर सरेंडर केवीपी आईवीपी एंड लाइफ पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जो होती है, नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीएस प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट्स। इधर देखो, लोन है 1 लाख का, एफडी पड़ी हुई है भाई साहब बैंक के पास 1.5 लाख रुपए की, और एफडी क्या है, एफडी में क्या कोई इरोजन की बात है, एफडी में क्या कोई इरोजन की गुंजाइश है, नहीं। 1 लाख के लोन के बदले 1.5 लाख की एफडी आपने जो है एज अ सिक्योरिटी ले रखी है। अरे एनपी की टेंशन ही मत लो, मत देने दो उसको 1 लाख रुपए, हमने तो 1.5 लाख मिलने वाले हैं, टेंशन किस बात की है। मतलब बैंक 1.5 लाख नहीं लेगा, बैंक अपने लोन के बराबर का ही पैसा लेगा, लेकिन आप ये देखो रिकवरी हो जाएगी 100%, रिकवरी हो जाएगी 100%। यस, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्या बैंक कभी एफडी के अमाउंट से ज्यादा का लोन दे देगा अगेंस्ट एफडी? कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। अगर आपके पास 1.5 लाख की एफडी है ना, बैंक बोलेगा भैया इसके 80-90% तक का लोन दे सकता हूं मैं आपको, बस दैट्स इट। ओके ओके, आ जाओ जी। एग्रीकल्चर एडवांसेस इफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, लो भाई लो, एग्रीकल्चर एडवांसेस इफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। अब ये क्या है बच्चों, सुनो मेरी बात, पहले तो याद रखें एग्रीकल्चर एडवांसेस की बात चल रही है। एक बार स्टडी मटेरियल को भी झलक में ले लें बच्चों, क्या क्या हो गया हमारे पास। रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट डेट, गवर्नमेंट गारंटेड, कंसोर्टियम वाले हो गए, ड्राइंग पावर अभी मैंने आपको करानी है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सिक्योरिटी इरोजन वाले हो गए, डिपॉजिट एनएससी हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर एडवांसेस इफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। हुआ क्या, आप एक किसान, आपने लिया उधार लेके करी खेती, और भाई साहब आपको पता ही है दिल्ली में हो गई सर्दी में बारिश, आलू की खेती थी, सर्दी में आई बारिश और सारे आलू हो गए बर्बाद। आई कैन बी टेक्निकली रॉन्ग, मुझे नहीं पता भाई कौन सी खेती होती है इस समय पे, किससे जो है क्या बर्बाद होता है, बट मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ जब बेमौसम की बरसात आती है तो आपको पता है ना खेत बर्बाद हो जाते हैं। कम ऑन, यस और नो, राइट। तो ऐसे केस में कैसे हम लोग जो है बैंक्स को बोला गया कि कैसे क्लासिफिकेशन करना है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए जरा इधर देखिए, आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है जो भाई साहब बहुत डिटेल में बताता है कि कैसे आपने क्लासिफाई करना है, कैसे आपने इनकम रिकॉग्नाइज करनी है ड्यू टू इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। तो बैंक ने अगर लोन दे रखा है, उस लोन पे अगर इफेक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, तो अब उस लोन की इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, इसके बारे में आरबीआई ने बहुत डिटेल में अपने सर्कुलर में बता रखा है। क्या बोला है, डिटेल देखो क्या है। बैंक में डिसाइड ऑन देयर ओन रिलीफ मेजर। सर बैंक क्या रिलीफ मेजर दे सकता है? बैंक बोल सकता है अरे तुमने शॉर्ट टर्म लोन लिया था लेकिन नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई बात नहीं, आप इस शॉर्ट टर्म को किस में कन्वर्ट कर लो, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर लो। कम ऑन, बोलिए हाँ के ना। बैंक ये भी बोल सकता है कि चलो हम एक काम करते हैं
आपको एक छोटा सा शॉर्ट टर्म लोन और दे देते हैं। बैंक ये भी बोल सकता है आपका जो इंटरेस्ट ड्यू है आप पे मत करो, हम उसे भी लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आरबीआई ने बैंक को क्या बोला, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जो मेजर्स लेने हैं आपने इन लोगों के लिए आप ले सकते हैं। और मजे की बात, अब आप बोलोगे सर इन वालों को एनपीए कैसे क्लासिफाई करना है, तो आईसीआई ने सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया, इनको क्लासिफाई वैसे ही करना है जैसे आरबीआई बोलेगा। यानी आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर में बता रखा है कि नेचुरल कैलेमिटीज से होने वाली दिक्कतों को, जिन जिन लोन पे नेचुरल कैलेमिटीज का इंपैक्ट है उनको एनपीए कैसे करना है वो हम नहीं बता रहे आईसीआई इंटरमीडिएट लेवल पे, ये बात है, राइट। याद रखिएगा बैंक अपने मेजर्स ले सकते हैं इनकी मदद करने के लिए, इनके शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनके पुराने लोन रीपे करने के लिए इन्हें नया लोन दे सकते हैं, या फिर इनका जो इंटरेस्ट ड्यू था उसको बच्चों वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए जरा देखिए, दोबारा पढ़ाता हूं पूरी चीज। आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर इशू किया है, उसमें डिटेल में बताया है किस चीज के लिए डिटेल बताया है, क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकग्निशन कैसे होनी है, ऐसे लोन्स की जो जिसके पे हर्ट हुआ है, इंपेयरमेंट हुई है, किसकी वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से। बैंक अपने खुद के रिलीफ मेजर्स जो है वो बना सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दो, रीस्केड्यूलमेंट कर दो रीपेमेंट पीरियड की। पहले आपने उनको बोल रखा था कि भाई 2 साल में लोन रीपे कर देना, अब आप 5 साल बोल सकते हो, वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गया। एंड सैंक्शनिंग द फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन subject to the guideline contained in RBI Master Circular on Prudential Norm and Income Recognition, Asset Classification Provisioning pertaining to advances। आप अपने मेजर्स खुद बना लो, बस हमारी गाइडलाइंस को फॉलो कर लेना। In such case, NPA classification would be governed by such reschedulement terms। तो NPA classification कैसे होगी, आपकी रीस्केड्यूल के हिसाब से होगी, जो भी आपने मेजर्स लिए हैं उनके हिसाब से आप देख लेना इनको NPA करना है या नहीं करना है। डन, बोलिए। ओके, बस लास्ट 2 बातें बच्चों, लास्ट 2 बातें कर लोगे ना पक्का, बस लास्ट 2 बातें छोटी छोटी सी, बिल्कुल टू द पॉइंट रखने की कोशिश करी मैंने। सोचो अगर इस पे बेटा हम हर किसी पे आधे घंटे का डिस्कशन करते, हालत खराब हो जानी थी। एडवांसेस टू स्टाफ, ओहो हो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, बैंक ने अपने स्टाफ को लोन दिया है। अब ये लोन बच्चों 2 कैटेगरी में हो सकता है, एज अ बैंक और एज एन एम्प्लॉयर। पहले बताओ ये बात समझ आती है? मैं बैंक में जॉब करता हूं, मुझे एडवांस चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे अपने एम्प्लॉय से थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो एज ए एम्प्लॉयर हो गया। लेकिन मेरे को घर खरीदना है, अब बेटा मैं एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉय और मैं लोन लेने जाऊं आईसीआईसीआई से तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मैंने अपनी बैंक से लोन ले लिया। कम ऑन यस और नो, ले सकता हूं कि नहीं? अच्छा, तो सबसे पहली बात भाई, बैंक जो स्टाफ को लोन देता है एज अ बैंक, वो तो एडवांसेस में ही आएगा। बोल दो हाँ के ना। बैंक जो अपने स्टाफ को लोन देता है एज अ बैंक, वो तो एडवांसेस में ही आएगा। अच्छा, आपको पता है बैंक जब स्टाफ को लोन देगा एज अ बैंक, तो क्या लगता है कुछ रियायतें भी होंगी। रियायतें, व्हाट इज रियायतें? कुछ एग्जेम्पशंस भी मिलेंगी, कुछ फायदा भी मिलेगा। कम ऑन यस और नो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों बहुत कम होता है। और दूसरी बात सुनिए, आपको बच्चों सुन के हैरानी होगी कि बैंक एम्प्लॉइज खुद डिसाइड कर सकते हैं कि पहले मैं इस लोन का प्रिंसिपल पे करूंगा या पहले इंटरेस्ट पे करूंगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये क्या बवाल है? बेटा आप जब हाउसिंग लोन लोगे ना, बैंक आपसे पहले कुछ इंस्टॉलमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट ही रिकवर करता रहता है, प्रिंसिपल को तो हाथ भी नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप कभी भी देख लेना, आप हाउसिंग लोन की कैलकुलेशन कभी भी करके देखना, शुरू की कुछ इंस्टॉलमेंट में आप अगर 1 लाख की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो उसमें भाई साहब होगा 95,000 का इंटरेस्ट और सिर्फ 5,000 का क्या, प्रिंसिपल। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर नॉलेज पर्पसेस, in the case of bank employee, the employee can decide whether I have to pay principal first or interest first, or what should be the proportion of the principal and interest I am going to pay. Is that clear? बोलिए हाँ कहना। ये बैंक के स्टाफ के पास फैसिलिटी होती है। अब मेरी बात को सुनिए, मान लीजिए एक बैंक एम्प्लॉय ने बोला कि साहब मैं ना पहले सारा का सारा क्या पे करना चाहता हूं, कम ऑन सारा का सारा क्या पे करना चाहता हूं, प्रिंसिपल पे करना चाहता हूं। तो क्या आप उसका एसेट इस बात के लिए एनपीए कर दोगे कि ये इंटरेस्ट तो पे ही नहीं कर रहा? तो बेटा इंटरेस्ट पे तो तभी करते जब ड्यू होता है, और बैंक एम्प्लॉय के पास तो फैसिलिटी होती है कि पहले सारा प्रिंसिपल पे कर दूंगा, फिर जितने समय के लिए प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आता उसके इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पे करता रहूंगा। और जीवन में क्या चाहिए? बोलो हाँ के ना। हेलो। तो याद रखिए इस बात को, जो बात मैंने बोली है बेटा, कि बैंक एम्प्लॉय ने डिसाइड किया कि भाई मैं पहले प्रिंसिपल पे कर रहा हूं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तब तक एनपीए नहीं करेंगे जब तक आप प्रिंसिपल में फेल नहीं होते, और वो 90 डेज वाला प्रोविजन तो हमें याद है। बोल दो हाँ कहना। और इसके आगे बता दूं,
बैंक एम्प्लॉय के लोन पे एनपी होने के चांसेस 0 होते हैं। क्यों? प्रैक्टिकली स्पीकिंग बेटा, क्या लगता है इनकी सैलरी से नहीं कट जाता होगा लोन, इंटरेस्ट, सब कुछ? हाँ, इनके पास सैलरी ही डिडक्ट होने के बाद आती है। हेलो, राइट। तो कह रहे हैं कि भाई देखो, बैंक एम्प्लॉय हो सकता है पहले डिसाइड करे मैं प्रिंसिपल पे कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट ना पे करने की वजह से आप उसे एनपीए मत कर देना। क्यों एनपीए नहीं मत कर देना? अरे भाई इंटरेस्ट तो पे तभी होगा, कम ऑन, इंटरेस्ट तो पे तभी होगा जब ड्यू होगा। अभी उसने ड्यू कराई। इजी, बोलिए, ये बात समझ में आती है आप लोगों को? आइए बच्चों, इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ एडवांसेस एज बैंकर शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द एडवांसेस पोर्टफोलियो। करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन। बैंक ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है एज अ बैंकर, क्या वो एडवांसेस में जाएगा या नहीं जाएगा? कम ऑन, यस और नो? यस, जाएगा, है तो वो लोन ही। आ जाओ। इन केस ऑफ हाउसिंग लोन और सिमिलर एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टाफ मेंबर, ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा, वेयर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, इज इट पॉसिबल? यस, इन केस ऑफ एम्प्लॉय इट इज एट दी मर्जी को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, इट इज एट द विल ऑफ द एम्प्लॉय दैट वेदर ही वांट्स टू पे द प्रिंसिपल फर्स्ट और इंटरेस्ट फर्स्ट। और अगर बच्चों उसने डिसाइड किया कि भाई मैं तो पहले क्या करने वाला हूं, पहले मैं प्रिंसिपल पे करने वाला हूं, इंटरेस्ट नीड टू बी कंसिडर्ड, इंटरेस्ट नीड नॉट बी कंसिडर्ड एज ओवर ड्यू फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इटसेल्फ। आईसीआई ने बच्चों यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में लिखा है फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस याद रखिए कि भाई साहब अगर प्रिंसिपल ही पे कर रहा है अभी वो, इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट को हम लोग ओवर ड्यू नहीं मानेंगे। कम ऑन, यस और नो बोल दो हाँ के ना। कब मानेंगे बच्चों हम लोग एनपीए? ओनली व्हेन देयर इज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। जब ड्यू डेट आ गई और पेमेंट नहीं आ रही उनसे, तो हम लोग जो इसको क्या मान लेंगे? कम ऑन, हम लोग इसको क्या मान लेंगे? फिर एनपीए मान लेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन जब इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं हुआ, जब इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं हुआ, तो आप कैसे एनपीए मानोगे इसको? आ जाओ जी। द स्टाफ एडवांसेस बाय अ बैंक एज एन एम्प्लॉयर। अब देखो, अब बैंक ने एडवांस दिया है अपने स्टाफ को एज अ एम्प्लॉयर and not as a banker are required to be included under the subhead others under the schedule of other assets। तो जो आपने अपने एम्प्लॉयर के अपने एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में लोन दिया है, वो आपके अदर एसेट्स में अदर कॉलम के अंदर शो हो जाएगा कि दिस इज एडवांसेस टू द एम्प्लॉय। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। और जो आपने एज अ बैंकर लोन दिया है वो आपके एडवांसेस पोर्टफोलियो के अंदर ही शो होगा। क्या क्या बातें सीखी बच्चों आपने इसके अंदर? नंबर 1, एज अ बैंकर दिया है एडवांस पोर्टफोलियो। नंबर 2, अगर बच्चों एम्प्लॉय ने डिसाइड किया है, एम्प्लॉय ने क्या डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट विल बी पेबल आफ्टर रिकवरी, देन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इट इज नॉट गोइंग टू बी एन एनपीए। एनपीए कब होगा? एनपीए ओनली व्हेन देयर इज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट व्हिच वाज ड्यू। इफ इट वाज नॉट ड्यू, दैट्स इट, इट कैन नॉट बी एन एनपीए। इजी, बोलिए, लीजिए आखिरी पॉइंट एग्रीकल्चरल एडवांसेस। अब ये क्या होते हैं? खेती के लिए दिया गया पैसा उधार, खेती के लिए दिया गया उधार बेटा, एग्रीकल्चर एडवांसेस। ये कब एनपी होंगे? सुनिए, एज पर द गाइडलाइन एग्रीकल्चर एडवांसेस ऑफ 2 टाइप्स, एग्रीकल्चर एडवांसेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। अब ये देखिए सर ध्यान से, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या है? विद अ क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर। ये क्रॉप सीजन क्या होता है बेटा? बीज बोने से लेके उसकी कटाई तक में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं हम लोग क्रॉप सीजन। हाँ जी, बीज बोने से लेके उसकी कटाई तक में जितना टाइम लगता है, पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप रेज्ड, हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप रेज्ड जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कम ऑन टेल मी। क्रॉप सीजन। अगर वो क्रॉप सीजन 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, और अगर वो क्रॉप सीजन जो है वो बच्चों लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप नहीं है, अगर वो क्रॉप लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप नहीं है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। जैसे लॉन्ग टर्म कैसे कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते हैं, कम ऑन, वैसे ही है। इधर देखो, एग्रीकल्चर एडवांसेस कितने तरह के हो सकते हैं? 2, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कौन से वाले होते हैं? जिनका लॉन्ग ड्यूरेशन सीजन हो। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप सीजन क्या होता है बच्चों? अ क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर। हाँ जी, अ क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर। ओके। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स कौन से होते हैं? जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होते। इजी, इजी, बोलिए, आइए एग्जाम्पल इधर देखो। मान लो मिस्टर ए जो है वो भाई साहब चाय के बगान जो है वो चलाते, चाय का बगान समझते हैं, चाय का खेत बच्चों, ठीक है, खेत नहीं बोलते उसे बगान ही बोलते हैं ऐसे तो। एनीवेज, अब मेरी बात को सुनिए जरा। 18 महीने लगते हैं बच्चों चाय के बगान में टिल दी हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। मुझे बताओ, पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप 18 महीने लगते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन? लॉन्ग ड्यूरेशन। और मान लो चावल, राइस, इसमें लगते हैं 6 महीने। लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन? शॉर्ट ड्यूरेशन।
राइट। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये समझना है कि एग्रीकल्चर एडवांसेस कितने तरह के हो सकते हैं बेटा, दो तरह के, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। हाँ जी, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए इधर देखना बच्चों, द फॉलोइंग एनपीए नॉर्म्स हैज टू बी फॉलोड। क्या क्या करना पड़ेगा हमें, इधर देखो, a loan granted for short duration crop, हम उसे कब एनपीए मानेंगे, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop season। चावल 4 महीने में लग जाते हैं, 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो थी वो अभी तक नहीं आई है, यानी कि 2 क्रॉप सीजन निकल चुके। शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए विल वेट फॉर 2 क्रॉप सीजन्स। इज दैट क्लियर? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के केस में विल वेट फॉर 2 क्रॉप सीजन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर देखिए, अ लोन ग्रांटेड अंडर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, एक लोन ग्रांट किया गया था शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में, ओके, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। हम उसे एनपीए तभी मानेंगे जब इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए राइस, मुझे नहीं पता बच्चों, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, मान लीजिए 4 महीने लगते हैं राइस में, राइस को पूरा उसकी हार्वेस्टिंग तक, राइट। कितने महीने वेट करोगे, 8 महीने। 8 महीने लोन दिया था 10 लाख रुपए का एक फार्मर को, वो उसको राइस के लिए दिया था। राइस एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, राइस एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, हमारे एग्जांपल में शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। मुझे बताइए बच्चों क्या होगा, तो भाई साहब अब ये होगा कि अगर 8 महीने तक कोई इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल जो है आपने पे नहीं किया है तो हम उसे क्या मान लेंगे, कमान हम उसे क्या मान लेंगे, एनपीए मान लेंगे। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए क्या है, अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयरऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर व्हाट, 1 क्रॉप सीजन। चाय लगती है 18 महीने का समय लगता है, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। लोन दिया था बच्चों इसके लिए मान लो 50 लाख रुपए का, और 18 महीने, ध्यान से, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयरऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप ड्यूरेशन। आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 18 महीने से ज्यादा के लिए वो रह गई है, ओवरड्यू रह गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, कम ऑन, एनपीए मान लेंगे। इज दैट क्लियर? बोल दो। लीजिए, ये थी बच्चों आज की कक्षा, एडवांसेस एडवांसेस एडवांसेस। इस तरह से एडवांसेस को एनपीए माना जाता है डिफरेंट कैटेगरी के लिए। सब बच्चे एक बार आईसीआई को दिल से थैंक यू बोलें कि इतना अच्छा सिलेबस बनाया है, इतना कुछ पढ़ाया है आप लोगों को बेटा, राइट। आप जैसे ही बच्चों आप इंटरमीडिएट का पेपर दे देंगे, वैसे ही आरबीआई आपको चिट्ठी लिखेगा, कहेगा आओ प्लीज सारे बैंक्स का ऑडिट करके जाओ। आप ही का इंतजार था, नाउ यू आर वेल ट्रेन्ड, आपके पास वो सब कुछ है जो एक बैंक के ऑडिटर को चाहिए होता है। डन, बोल दीजिए। तो प्लीज आईसीआई को थैंक यू बोले बच्चों, आपको इतना काबिल बनाया जा रहा है, इतनी डिटेल में आपको शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग कहां पढ़ने को मिलेगा, ये सब मुझे बताओ। ये यूपीएससी में भी नहीं पढ़ा रहे तुम लोगों को यार। थैंक यू बोलते चला करो। कहां कंसोर्टियम एडवांसेस, विजय माल्या की कहानियां कहां मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी बेटा। मैं तो आईसीआई से कहना चाहता हूं एनबीएफसी भी डाल दो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी डाल दो इसके अंदर, और जितने तरह के ऑडिट हो सकते हैं भांति भांति प्रकार के, वो सब डाल दी जाए। एयरलाइंस का ऑडिट कैसे होगा वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। क्रिप्टो करेंसी बनाने वाली जो कंपनी है, क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनीज हैं, उनका ऑडिट कैसे होगा वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। एवरीथिंग, मैं कहता हूं एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड शुड बी पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, बिकॉज वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर स्पेशल, वी आर डूइंग सीए, राइट। डन बच्चों, डन, बोल दो हाँ के ना। प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज, अब रिवीजन का समय आ चुका है, आ जाओ मेरे साथ।